घाटी ने हिंसा को नकारा, बुलेट की जगह बैलेट पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के दौरान लंबी लंबी कतारें, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जम्मू कश्मीर, जी हां, 10 सालों के बाद अब वहां होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। उसको लेकर क्या है तैयारी? 370 हटने के बाद से अब तक क्या क्या वो प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ने में, विकास कर पाने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से किया जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपके सर। धन्यवाद। अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और तकरीबन 10 सालों के बाद। कितनी बड़ी चुनौती, क्या है आप लोगों की तैयारी? नहीं, दो बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं है। 2014 में चुनाव हुए थे और कायदे से 2019 में होने चाहिए थे। 18 तक सरकार चली, 18 में सरकार भंग हो गई। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर वो 5 अगस्त 2019 हुआ, जिसमें 370 और 35A एब्रोगेट हो गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर के लिए बना, उसमें असेंबली सीट की संख्या बढ़ गई, 7 सीटें नई बनी। अब वो जो 7 नई असेंबली सेगमेंट बनाई गई, उनकी बाउंड्री बिना डिलिमिटेशन कमीशन के कोई कर नहीं सकता था और इसलिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना और उसने बड़ी मेहनत की। 2-3 बार वो जम्मू कश्मीर गए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और तब जाकर के वो काम 2022 अंत तक पूरा हो सका। तो मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि 10 साल बाद चुनाव हुआ, ये अर्ध सत्य है। इसके पीछे की वजह अलग हो सकती है। चुनाव तो 10 साल के बाद ही। मैं कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, अपने अपने कारण से, अपनी सुविधा से इसको कहा जाता है। दूसरी बात कि बिना डिलिमिटेशन के चुनाव नहीं हो सकता था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 5 अगस्त को कहा था, आप वहां से शुरू करिए और उसी सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शंस एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। वो टाइम कब तक आ जाएगा? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब हासिल होगा जम्मू कश्मीर को। मैंने स्वाभाविक रूप से ये बात हर फोरम पर कही जा चुकी है। तो जैसे जब तक चुनाव की डेट नहीं घोषित हुई, तब तक इसके बारे में भी इसी तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए कहा ना कि 30 सितंबर के पहले चुनाव करवा लीजिए। चुनाव की डेट आ गई तो भ्रांतियां दूर हो गई। मुझे लगता है कि और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदे सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, दौरा करके तिथियां घोषित कर दी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन निष्पक्षता पर पूरा बल देगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और जिसकी जहां इच्छा है वो आवे मतदान करे, ये व्यवस्था कराई जाएगी। आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले अचानक से 200 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इसके पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त वहां की पॉलिटिक्स में बना हुआ है। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आप जैसे कुछ पत्रकार बना रहे हैं और कुछ और लोग भी बना रहे हैं जिनकी रुचि राजनीति में है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त को ट्रांसफर किया था। लिस्ट हमारी पहले भी बन गई थी, नॉर्मल
ये ट्रांसफर सीजन था, लेकिन एक विचार यह है कि 15 अगस्त का फंक्शन हर जिले में होगा, डीसी एसपी अगर बदले जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा उनके 2-3 दिन पहले बदलने का, इसलिए वो 15 की शाम को लिस्ट प्रकाशित की गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये अनावश्यक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के अभी घोषणा होने जा रही है, उसके ठीक 24 घंटे पहले अगर इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जाएंगे तो उसको लेकर सवाल यहां पर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम पार्टियां ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आप बीजेपी को लेकर पक्षपात करना चाहते हैं, इस वजह से ये फेरबदल। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो अफसर लगाए थे हम उनकी मर्जी से लगाए थे। जिन अफसरों का स्थानांतरण हुआ है, अगर उनकी बात मैं सही मान लूं, तब तो बीजेपी के लोग आरोप ये लगा सकते हैं कि साहब अब तक आपने उन्हीं लोगों के अफसरों को लगा के काम चलाया है। क्या ये आप कहना चाहती हैं? आप मकसद क्या बताना चाहेंगे, क्या रहा मकसद? क्योंकि 200 से ज्यादा तो बहुत बड़ी तादाद होती है ना मनुष्य। मकसद एकदम साफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से ट्रांसफर किए गए हैं और चुनाव संभावित था। इस दृष्टि से भी चुनाव आयोग के कुछ निर्देश हैं कि कोई अधिकारी अगर कहीं पर 3 साल से है, होम डिस्ट्रिक्ट में है, कई निर्देश हैं, उन निर्देशों को पालन करते हुए चुनाव के पहले ट्रांसफर करना ये प्रशासन का लक्ष्य था, वो कर दिया गया। इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे? और इसी के साथ साथ एक और आरोप, क्योंकि एलजी की शक्तियां जिस तरह से बढ़ा दी गई हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भैया आप चपरासी की नियुक्ति करने के लिए भी मुझे एलजी का चेहरा देखना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं, तो मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, इसलिए मैं किसी की राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक स्थानांतरण का सवाल है, मुझे भारत के संविधान की पूरी समझ है, मेरे जो अधिकार हैं उनके बारे में मुझे पूरी समझ है, चुनाव आयोग को मैं अच्छे से समझता हूं और जो हमारे विधिक अधिकार क्षेत्र में है वही मैंने किया है, जहां तक स्थानांतरण का सवाल है। दूसरी बात एलजी की शक्तियों को लेकर के है, तो मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूं। ये इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये केवल नोटिफिकेशन किया गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पारित हुआ था देश की संसद से, उसमें ऑलरेडी एलजी के पास ये शक्तियां थीं। चूंकि विधानसभा चुनाव संभावित थे, इसलिए कोई किसी को भ्रम न रहे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसको नोटिफाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो यही बताने की कोशिश की गई है ना कि सरकार किसी की भी बने, आना पड़ेगा एलजी के द्वार पर ही। नहीं, ये ऑलरेडी पहले से संघराज्य क्षेत्रों में यूटीज में है और ये कोई नई चीज नहीं बनी है। और जो लोग संविधान, कानून और नैतिकता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने 370 और 35A के एब्रोगेशन पर जो भारत की संसद ने रुख लिया, उसी राय पर अपनी मुहर लगा दी है। तो ये आज की तारीख में भारत का कानून है और कम से कम भारत के संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए। अब 370 एंड 35A इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रयोग करेंगे? नहीं, अब ये चुनाव आचार संहिता लागू है, हाँ। इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल राजनीतिक कारणों से बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं उस पर कोई अपनी राय नहीं दे सकता। आप ये कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला कितना भी अपने घोषणा पत्र में 370 को लेकर बोल दें, लेकिन वो अब कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, आपकी बातों से ये लग रहा है? अगर चुनाव आचार संहिता न होती तो मैं इस पर जरा और खुल के बोलता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि संसद द्वारा जिस चीज को समाप्त किया गया, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत की वैधानिक मुहर लग गई है, वो हटा पाएगा कोई या नहीं हटा पाएगा, ये संविधान विशेषज्ञों और कानूनविदों से किसी को भी राय लेनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी कल कश्मीर जाने वाले हैं, जम्मू जाने की भी खबर सामने आई है, वहां पर सीटों को लेकर आपस में तालमेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका हो सकता है, तो राहुल गांधी के इस विजिट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, एक तो राजनीतिक दल आपस में किससे तालमेल करते हैं ये मेरे विचार का विषय नहीं है, न मेरा इससे कोई मतलब है। राहुल गांधी जी पहले भी आए थे, जब अपनी यात्रा लेकर के आए थे,
उनको पूरी सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा दी गई थी। इस बार विपक्ष के नेता के नाते आएंगे तो जो प्रशासन का काम है, उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा को फेलिसिटेट करना, ये सारे काम प्रशासन करेगा। मैं आ जाती हूं महबूबा मुफ्ती के बयान पर। वो फिर से कि आपकी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विधानसभा की ताकत खत्म करके नगरपालिका जैसी स्थिति इन लोगों ने बनाकर रख दी है और वो इसको लेकर लगातार घेर रही हैं आपको। राजनीतिक लोग क्या बोल रहे हैं ये मेरे विचार का विषय इस समय नहीं है। मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है कि शक्तियां जो बड़ी हैं वो कैसे विधिक हैं, कानूनी रूप से लीगली टेनेबल हैं, उस पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। बार बार आपके ऊपर राजनीतिक दल, चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, इस वजह से ये आरोप और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फेवर वाला काम किया जा रहा है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, कश्मीर में आप लोग इतने कामकाज गिनाते हैं, लेकिन बीजेपी कश्मीर की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरी, जम्मू से ही, जैसा कि वो लड़ती हुई चली आ रही है। तो इस बार विधानसभा में क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी मैदान में? ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि भारतीय जनता पार्टी कहां लड़ेगी, कहां नहीं लड़ेगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं। लेकिन केंद्र और एलजी साहब जो कामकाज का दावा करते हैं, उसी के आधार पर तो बीजेपी वहां पर गिना रही है कि हमने इतने सारे काम किए। मैंने 6 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था और मेरा त्यागपत्र उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध। और जो विपक्षी दल इसी को लेकर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई वो आप बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड आप बाकी दलों के लिए मुहैया नहीं कराएंगे, इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए वो इस बात को प्रमाणित कर सकेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं, जिसमें दो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड था कि नहीं, ये वो तय करेंगे। वही बारामूला से दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव आयोग ने, अभी जब चुनाव आयोग गया था तो उसने काफी प्रशंसा की जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों को फेलिसिटेट किया मतदान में हिस्सा लेने के लिए। और ये बात मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय हो सकती है कि 35 साल बाद 58% से ज्यादा मतदान लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल। और केवल वैली की अगर मैं बात करूं तो 50.6% मतदान हुआ, जो स्वयं में एक रिकॉर्ड है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 3 गुना मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो देश और दुनिया इसको सराह रही है, लेकिन आप लोग हैं कि दूसरी तरफ ही देश और दुनिया का ध्यान ले जाना चाहते हैं। हमारा तो काम ही है ना विपक्षी दलों की ओर से जो आरोप लगाया जाए उसका जवाब आपसे लें, क्योंकि आप वहां पे सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है। देखिए, विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनका काम है, सत्ताधारी दल से पूछिए, मुझसे पूछने का सवाल नहीं मेरा। मैं तो बड़ा दूसरे तरह के काम में लगा हूं। आपने कहा कि तमाम रिकॉर्ड जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत ने तोड़ा है, 3 गुना मतदान 2019 के मुकाबले हुआ है। विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में हुए थे, अलग अलग सीटों पर, 5 सीटों की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, इस बार 3 चरणों में। मुझे लगता है कि जो मैं लोगों को समझ पाया हूं जम्मू कश्मीर के, मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। और गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा बल देने का भरोसा दिया है। और ये फैसला चुनाव आयोग करता है कि चुनाव की तिथि क्या होगी, चुनाव कितने चरण में होगा। और चुनाव आयोग ने जो भी शेड्यूल तय किया है उस पर जिम्मेदारी के साथ स्वच्छ मतदान हो, खुल करके लोग मतदान करें। लोकसभा के मुकाबले बढ़ेगा मतदान प्रतिशत? मेरा अनुमान है कि प्रतिशत बढ़ेगा। क्या वजह इसके पीछे देख रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से विधानसभा के चुनाव में लोकल उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो प्रतिशत हर जगह बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी वही ट्रेंड रहेगा। अभी आपने जिक्र किया उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला से चुनाव हार गए, और मैंने ये जिक्र नहीं किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं नाम आप ले अपने लेती से हूं। बोल रही हैं। आपने कहा कि 2 बड़े नेता चुनाव हार गए, तो मैं जिक्र कर देती हूं। उमर अब्दुल्ला जी बारामूला से लोकसभा का चुनाव हार गए, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई। लेकिन वहीं बारामूला से एक अलगाववादी नेता इंजीनियर रशीद जो जेल में बंद हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये क्या चुनौती है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है? दो बात समझिए कि एक तो
मैंने कहा कि स्वच्छ मतदान हुआ, जिसको जहां मन हो वोट दे, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि आप जहां वोट देना चाहती हैं आप अपनी मर्जी से वोट दीजिए। मैंने वो व्यवस्था करा दी। लोग किसको मतदान कर रहे हैं इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता है। हाँ, अगर मैं दूसरी दृष्टि से कहूं तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। कुछ स्थानों से इस तरह के लोग चुने गए हैं। मतदाताओं से ये जरूर आग्रह किया जा सकता है कि मतदाता निश्चित रूप से मतदान के पहले इन सब बिंदुओं पर विचार किया करें। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्षेत्रीय दल जो परंपरागत रूप से कई सालों से वहां पर चलते हुए चले आ रहे थे, उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं? इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता कि किसकी जड़ें मजबूत हुई हैं, किसकी जड़ें कमजोर हुई हैं। इसका फैसला तो हो ही जाएगा 4 अक्टूबर को। अब वैसे आप उपराज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इतने काम किए, जो काम आप भी गिनाते हैं कि 370 हटने के बाद हमने विकास की बिल्कुल वहां पे बयार बहा दी है, बीजेपी उतरी क्यों नहीं चुनावी मैदान में? मैंने आपको पहले बताया कि ये बीजेपी से आपको पूछना चाहिए। मैं बीजेपी में नहीं हूं, न मेरा कोई बीजेपी से वास्ता है। हाँ, ये सच है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में निश्चित रूप से वहां विकास भी हुआ है, वहां समृद्धि भी आई है और काफी हद तक शांति भी स्थापित हुई है। और मैं इस पूरे 5 साल को एक ऐसे कालखंड के रूप में देखता हूं जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा, जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे। और आम आदमी अपनी मर्जी से जी सकता है, आम आदमी अपनी मर्जी से रह सकता है। ऐसे तमाम कानून जो भेदभाव करते थे, ऐसे तमाम कानून समाप्त हो गए। टूरिज्म अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी, मैं समझता हूं कि जो जीडीपी में योगदान रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बात करूं तो पिछले कोविड के इम्पैक्ट के बावजूद 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। स्पोर्ट्स में भी लोग भाग ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी किसी भी इलाके के विकास के लिए बड़ी आवश्यक होती है। तो चाहे वो हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें हों। एयर ट्रैफिक की बात करूं तो 5 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। ये पिछले 4 सालों के आप कामकाज गिना रहे हैं जब से आपको एलजी बनाया गया। मैं 5 साल 5 अगस्त 2019 जो ऐतिहासिक तिथि है उसके बाद की बात बता रहा हूं। और इस साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कनेक्टिविटी और 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 250 आबादी के ऊपर के जितने गांव हैं 10 को छोड़ करके सारे पक्की सड़क से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ दिए गए। जो बाकी 10 गांव हैं उनका भी काम चला, वो भी इस साल तक पूरे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व काम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हुआ है। और आधी आबादी जो महिलाएं थी वहां की, जो अधिकार विहीन थी, उनको पूरा अधिकार मिला। पीओजे के और WPR वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और पाक अधिकृत कश्मीर के जो भाई आकर के वहां बसे थे, उनको जमीन तो दी गई थी लेकिन मालिकाना हक नहीं था। उनको मालिकाना हक दे दिया गया। पीओके को लेकर आप लोग और क्या कर रहे हैं? देश यही जानना चाह रहा है कि पीओके को लेकर क्या है प्लानिंग भारत सरकार की? कुछ काम विदेश मंत्रालय का है। मैं समझता हूं कि मैं न पत्रकार हूं न मैं नेता हूं। एलजी होने के नाते आप कुछ तो बताएंगे ना, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजों पर नजर आपकी होगी उस तरफ। जो काम आपके कुछ सीटें भी वहां के लिए, जो काम आपके एडिटर इन चीफ का है उसको करने दीजिए और विशेष संवाददाता एंकर के नाते आप करिए। तो जो काम भारत के विदेश मंत्रालय का है, मुझे लगता है कि वो कॉम्पिटेंट लोग वहां बैठते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या पीओके को लेकर कुछ देखा जा सकता है? मैंने कहा कि ये जिसका जिम्मा है वही इस पर बता पाएगा। बातचीत क्यों नहीं हो रही है पाकिस्तान से? अब उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि भाई बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वो नीति हम लोगों की स्पष्ट रही है, भारत सरकार की भी, और हम भी उसको पूरी तरह से सही मानते हैं कि बातचीत होगी तो जम्मू कश्मीर के युवाओं से होगी, जम्मू कश्मीर के किसानों से होगी। जो आतंकवाद का जन्मदाता है
पूरे देश और पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम करता है और खासतौर से जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों के खून के दाग जिस देश पर लगे हैं, उससे बातचीत तब तक कभी नहीं हो सकती। और पहले भी कहा है सरकार ने कि टेरर और टॉक्स ये दोनों एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते।